हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 अगस्त के करंट अफेयर्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन हैप्पी राखी टू ऑल पूरे परचम की टीम की तरफ से, क्योंकि कई सारे स्टेट या कई सारे जगहों पे राखी का फेस्टिवल 30 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया और कहीं कहीं राखी का फेस्टिवल आज के दिन सेलिब्रेट किया जाना है, इसलिए दोनों दिन हमने राखी का त्यौहार सेलिब्रेट कर लिया है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे से। अगर आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की कहानी इंपॉर्टेंट डे से। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड संस्कृत डे, जिसे इंटरनेशनल संस्कृत डे या संस्कृत दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो श्रावण का महीना अभी जो चल रहा है, श्रावण मंथ की पूर्णिमा में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। संस्कृत हमारी एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है और इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2020 में संस्कृत ग्राम को डेवलपमेंट करने का जो है वो डिसाइड किया था, जिसके अंतर्गत संस्कृत भाषा को रेगुलरली प्रमोट किया जाएगा स्टेट में। ठीक है, संस्कृत भाषा अगर हम बात करें तो संस्कृत दिवस पहली बार हमने सेलिब्रेट किया गया 1969 में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट संस्कृत भाषा को लगातार प्रमोट करेंगे और पहली बार हमने 1969 में संस्कृत दिवस को सेलिब्रेट किया। संस्कृत जो लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और इसे आप इंडो आर्यन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। हमारे जो वेदास हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलेंगी। वेदों में जो संस्कृत उपयोग की गई है उसे हम वैदिक संस्कृत के नाम से भी जानते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली वन ऑफ द साइंटिफिक लैंग्वेज और जो एक कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो कौन सी है? संस्कृत है। आपको कई सारे वर्क जो है वो संस्कृत में देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है जिसमें आपको संस्कृत ग्रामर देखने को मिलती है वो क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में आपको 8 चैप्टर्स मिलेंगे, जिसको कंपोज किसने किया है? पाणिनि ने इसे कंपोज किया है 6 से लेकर 5th सेंचुरी के बीच में। संस्कृत जो भाषा है वो कई सारे स्क्रिप्ट्स में लिखी जाती है, जैसे कि देवनागरी स्क्रिप्ट में से लिखा जाता है, फिर बंगाला स्क्रिप्ट, गुजराती स्क्रिप्ट, इसके अलावा शारदा स्क्रिप्ट में और ग्रंथ अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली संस्कृत लैंग्वेज को लिखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक पर्सन रहे हैं जिनका नाम है विलियम जोन्स। इन्होंने 1786 में बेसिकली कहा था कि जो लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज है वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज से ही ओरिजिनेट हुई है, इसलिए संस्कृत को हम देववाणी या फिर लैंग्वेज ऑफ गॉड भी कहते हैं। आपको कई सारे वर्क संस्कृत में मिलेंगे, जैसे कि कालिदास जी के बारे में। तो कालिदास जी का अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशीयम, कुमार संभवम एंड रघुवंशम, ये सभी रचनाएं कालिदास जी की और ये आपको संस्कृत भाषा में मिलेंगी। वहीं शूद्रक की मृक्षकटिकम, ये भी आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिलेगी। अश्वघोष का बुद्ध चरितम, ये भी आपको बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में मिलेगा। तो संस्कृत भाषा में कई सारे लिटरेचर वर्क किए गए हैं पास्ट में। क्लियर? तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड संस्कृत डे। डन। अब बात करेंगे एक जीआई प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भदरवाह राजमा, ये है राजमा और ये है शहद, हनी। एंड रामवन सुलाई हनी गेट जीआई टैग इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामवन सुलाई शहद को जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ये दोनों प्रोडक्ट जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इन्हें जीआई टैगिंग दी गई है और प्रोसीड किया गया है। इससे क्या होगा? ये जो प्रोडक्ट है इनको इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल मार्केट में अच्छी जगह मिलेगी, फार्मर्स को फायदा होगा, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? अगली बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है पहले स्टेट हुआ करता था। 2019 में इसे 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया। एक यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर एंड सेकेंड है लद्दाख। ये घटना कब घटित हुई थी? 31 अगस्त 2019 में इसे किया गया था। कैपिटल श्रीनगर एंड जम्मू है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल मतलब FIDC के नए चेयरमैन के बारे में। तो FIDC के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं उमेश रेवनकर। उमेश रेवनकर इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ FIDC। अब ये FIDC क्या होती है? FIDC का फुल फॉर्म तो आपको पता चल चुका है, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। बेसिकली एक इंडिया की लीडिंग
एनबीएफसी फाइनेंसिंग बॉडी है जो कि असेट मैनेजमेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है बेसिकली, जो असेट और डेट फाइनेंसिंग में सेक्टर में काम करने का काम करती है। और इसी कंपनी की जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने बेसिकली डिसाइड किया है कि उमेश रेवनकर हैं उन्हें नया चेयरमैन बनाया जाता है एफआईडीसी का, और इनका जो टेन्योर है वो 23 अगस्त से शुरू हो गया है और 2 सालों तक ये अपने पोजीशन पे रहेंगे। तो इनका जो टर्म है वो 2 इयर्स का होगा। एफआईडीसी का फॉर्मेशन 2004 में हुआ था। अगर बात करें इसके एक्रेडिटेशन के बारे में तो रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर है। इसका फोकस एरिया क्या है? इसका फोकस एरिया है असेट एंड डेट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्वमेंट, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कौन है? तो ये है जेपी नड्डा। सभी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा। इन्होंने रिसेंटली एक कॉफी टेबल बुक को रिलीज किया है और उस बुक का टाइटल है सिख एंड मोदी, सिख एंड मोदी द जर्नी या जर्नी ऑफ 9 ईयर्स, अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स। इस बुक को रिसेंटली लॉन्च किया है, रिलीज किया है श्री जेपी नड्डा ने, जो कि बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, तो जेपी नड्डा रिलीज आउटलुक ग्रुप्स कॉफी टेबल बुक सिख एंड मोदी, अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स इन न्यू दिल्ली, विच इज ऑथर्ड बाय प्रभलीन सिंह। इसमें बेसिकली जो सिख गुरु हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की यूनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, उनका जो डेडिकेशन रहा है टुवर्ड्स द रिलीजन, वो सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। It was the first time after independence that the country has started observing वीर बाल दिवस, और आज़ादी के बाद पहली बार हमने वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करने का फैसला लिया है। बेसिकली इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी थी, सेक्रीफाइस किया था। क्लियर? ओके, ये कौन है? ये है लिटिल मास्टर। इनका नाम है सुनील गावस्कर। आप सभी को पता है कि सुनील गावस्कर हमारी कंट्री के एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं। इन्होंने ज्वाइन किया है मिड विकेट स्टोरीज एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर। तो सुनील गावस्कर ज्वाइंस मिड विकेट स्टोरी एज अ प्रिंसिपल एडवाइजर। अब ये क्या होता है यार, ये मिड विकेट स्टोरी क्या होती है? पहले इनके निकनेम जानते हैं। इनका निकनेम है सनी एंड लिटिल मास्टर। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिड विकेट स्टोरी होता है इसमें बेसिकली जो फॉर्मर प्लेयर्स होते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो सभी एक प्लेटफॉर्म में आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं अपने टाइम के बारे में कि उनके टाइम पे क्रिकेट कैसा था, क्या आज के समय में चेंजेस आए हैं, किस तरीके के चैलेंजेस को उन्हें फेस करना पड़ता था। जो एंकर इनसे क्वेश्चन पूछता है उनके बारे में ये आंसर करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिड विकेट स्टोरी इज where former player come together and talk about their time, talk about things that happened during their time. क्लियर है? अगर गावस्कर जी के बारे में बात करें तो सुनील गावस्कर जी 1983 में जब हमने अपना फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था तो उस टीम के भी पार्ट थे, ठीक है, और इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं नितिन गडकरी, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया है। ओके, तो हम भारत जो है वो वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई जिसने 100% एथेनॉल फ्यूल्ड कार को लॉन्च किया है, और इसको अनवील करने का काम नितिन गडकरी ने किया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील द वर्ल्ड फर्स्ट कार दैट रन एंटायरली ऑन एथेनॉल इन न्यू दिल्ली, मेकिंग अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडियाज एनर्जी लैंडस्केप। ये जो कार है ये फर्स्ट स्टेज टू BS6 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है, जो कि पूरी तरीके से एथेनॉल को एज अ फ्यूल सोर्स यूज करता है। इससे बेसिकली होगा क्या, अभी जो करंट हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हमने जो ऑयल इंपोर्ट किया है वो 16 लाख करोड़ का किया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमारा रिड्यूस होए, और रिड्यूस होने के लिए हमें एथेनॉल या इस तरीके के फ्यूल्स का यूज कार वगैरह में करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा या नितिन गडकरी के द्वारा बेसिकली एड्रेस करते हुए बताया गया कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम 40% तक जो पोल्यूशन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एथेनॉल ब्लेंडिंग नॉट ओनली रिड्यूस पॉल्यूशन, ये केवल पॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, और एथेनॉल से क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं उनकी आय भी इंक्रीज होगी, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और नए नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 12 से 20% तक रह सकती है एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से, क्योंकि बेसिकली एथेनॉल जो है वो आपको पता है शुगर, जो गन्ने होते हैं, शुगर केन होता है, बार्ले होता है या वीट होता है, उससे बेसिकली एथेनॉल को फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है। तो इससे क्या होगा, किसानों की आय भी इंक्रीज होगी और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी हम यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है विच इज अ फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों को पता है एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, जब हम पेट्रोल में कुछ परसेंटेज ऑफ एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो उसको बेसिकली हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। बट ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसमें जो एथेनॉल का परसेंटेज है, जो हम एथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं पेट्रोल में, उसका परसेंटेज बहुत हाई होता है, ओवर द 20%। और इससे जो है कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा और सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ हमको प्रमोट करता है, और जो हमारे कन्वेंशनल फ्यूल सोर्स है उन पे हमारी डिपेंडेंसी को भी कम करता है, और ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर को भी कम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात से। तो गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन लोकल बॉडीज लाइक पंचायत। तो गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ओबीसी को, इन लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मतलब क्या हो जाएगा? आपकी पंचायत, म्यूनसिपालिटीज जो होती हैं, उन सब में आपको 27% रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन जो एससी और एसटी का रिजर्वेशन है वो वैसा ही रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो आपके शेड्यूल एरिया नोटिफाई किए गए हैं, जो एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ट्राइबल्स की ज्यादा है, या जो शेड्यूल एरिया आपने नोटिफाई किए हैं, उन एरियाज में जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो कंटिन्यूअसली 10% ही रहेगा, क्योंकि ट्राइबल के इंटरेस्ट को उन एरियाज में हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। और इन्होंने, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने इस तरीके से रिजर्वेशन देने के बाद भी जो 50% का क्राइटेरिया होता है कि कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकती, तो 50% के क्राइटेरिया को भी हम होल्ड करते हैं। हमने इस क्राइटेरिया को ब्रीच नहीं किया है। तो 27% ओबीसी को रिजर्वेशन, एससी को 14% और एसटी को 7% रिजर्वेशन दिया जाएगा इन द लोकल बॉडी, ऐसा गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है। ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट के पास 7,100 ग्राम पंचायत है, 75 नगर पालिकाज है, 2 आपको डिस्ट्रिक्ट पंचायत और 19 तालुका पंचायत आपको देखने को मिलेगी। ये बात हमें गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, और प्रज्ञान जो है वो चंद्रमा के सरफेस पे अभी मूव कर रहा है, और उसने कुछ पिक्चर्स हमें भेजी हैं और कुछ बातें यहाँ पे कंफर्म की हैं। तो प्रज्ञान जो रोवर है उसने हमें कंफर्म करके बताया है कि सल्फर की प्रेजेंस है लूनर सरफेस में, चंद्रमा की सरफेस में हमें सल्फर मिला है। ठीक है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो हैज अनाउंस्ड दैट द प्रज्ञान रोवर लेजर inducted breakdown spectroscope confirm the presence of sulfur in the lunar surface near the south pole। ये बात इन्होंने बताई है। इसके अलावा ये जो हमारा रोवर है उसने हमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बारे में बताया है, और अभी ये हाइड्रोजन की सर्च के में लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये पिक्चर क्या है? तो ये है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। सभी को पता है ये नेशनल वॉर मेमोरियल है, राइट। अब इसे एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जा रहा है और क्लास 7th में इस चैप्टर को बेसिकली पढ़ाया जाएगा। ओके। तो क्या यहाँ पे नया चीज की जा रही है? अ चैप्टर ऑन नेशनल वॉर मेमोरियल इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी करिकुलम ऑफ क्लास 7 फ्रॉम दिस ईयर। इस साल से कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पे एक अध्याय शामिल किया जाएगा। ये फैसला एनसीईआरटी मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा लिया गया है। इसका मकसद ये भी यही है कि बच्चों को, जो चिल्ड्रंस है, उनको देशभक्ति की भावना के बारे में बताना, जो हमारे सोल्जर्स है जिन्होंने अलग अलग बैटल में अपने जान को दे दिया, सेक्रीफाइस किए, उसके बारे में बताना है। तो जो इंग्लिश यहाँ पे टेक्स्ट बुक है क्लास 7 की, तो क्लास 7 की बुक में ये जो नया चैप्टर है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका टाइटल होगा अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर, जिसमें आपको नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। इस वॉर मेमोरियल को 2019 में इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है मैप। अब आप लोग प्लीज कमेंट मत करना कि भारत का मैप यहाँ पे आपने गलत दिखाया है। ये मैंने नहीं जारी किया, ये चाइना ने दिखाया है। चाइना ने रिसेंटली अपना मैप बताया है, और चाइना ने अभी जो रिसेंटली अपना मैप, अपनी कंट्री का जो मैप इशू किया है, उसमें जो हमारा अक्षय चिन्ह का एरिया है, इसके अलावा जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ये एरिया चाइना ने अपनी टेरिटरी बताया है। ठीक है। चाइना के मैप में ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसका हिस्सा है? चाइना का है। तिब्बत तो चाइना का है ही। अक्षय चिन्ह भी इन्होंने बताया है कि हमारा है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके अलावा भी हम 9 डैश लाइन के बारे में, साउथ चाइना सी के बारे में बात करेंगे, तो उसकी टेरिटरीज को भी इसने अपना बता दिया है। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी आते हैं और कहते हैं किसी के अपना बता देने से या मैप में बता देने से वो चीज़ उनकी नहीं हो जाती। ये स्टेटमेंट भी आया है।
ठीक है, तो इंडिया काफ़ी नाराज़ है कि इस तरीके से आप कैसे अपना एक मैप इशू कर सकते हो और उसमें भारत की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी आप डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो चाइना रिलीजेस न्यू मैप showing territorial claim that the entire state of Arunachal Pradesh and the Akshay Chin region within China's border। तो चीन ने अपना एक मैप जारी किया है और चीन ने इसमें पूरे अरुणाचल प्रदेश राज्य को और अक्षय चिन्ह के क्षेत्र को अपना दावा बताया है। चीन की सीमाओं के भीतर इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो चाइना हैज रिलीज द 2023 एडिशन ऑफ इट्स स्टैंडर्ड मैप, जिसमें इसने अरुणाचल प्रदेश पे, अक्षय चिन्ह के रीजन पे, ताइवान और जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी का रीजन है उन पे अपना क्लेम इसने किया है। हालांकि इंडिया ने काफी विरोध किया है, इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाया है, स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया है। अब बात करते हैं डिस्प्यूटेड सेक्टर्स के बारे में। तो अगर वेस्टर्न सेक्टर के बारे में, ये आपका वेस्टर्न सेक्टर कहलाता है, ये वाला एरिया जो है ना, इस एरिया के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर में यहाँ पे जो कि अक्षय चिन्ह का एरिया है, यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन चाइना इसे अपने ऑटोनॉमस जिनजियांग रीजन का हिस्सा बताता है। 1962 के बैटल में चाइना ने इस पे अपना कंट्रोल कर लिया था। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडो चाइना बॉर्डर एरिया कवरिंग ओवर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, लेकिन चाइना इस पे अपना दावा करता है। इसके अलावा सक्चकम वैली भी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, जिसे गिफ्ट कर दिया गया था चाइना को बाय द पाकिस्तान। चाइना इस पे भी अपना क्लेम बताता है और भारत का कहना है कि ये वाला हिस्सा भी हमारा है। इसके अलावा दौलत बेग ओल्डी, तो दौलत बेग ओल्डी जो आपकी रोड है, बेसिकली तहसील लेह में पड़ती है ये, और इस पे भी चाइना अपना कंट्रोल बताता है और हालांकि इंडिया इस पे अपना कंट्रोल रखती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ईस्टर्न सेक्टर, जहां पे आपको अरुणाचल प्रदेश या फिर मैकमोहन लाइन दिखाई देगी। तो मैकमोहन बाउंड्री जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली तिब्बत और इंडिया के बीच में 1913-1914 में एक लाइन को ड्रॉ किया गया था शिमला सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे इस लाइन को बनाया गया था जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसका नाम रखा गया था, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक है, और ये लगभग 890 किलोमीटर की लाइन है। हालांकि ये जो लाइन खींची गई थी वो तिब्बत और इंडिया के बीच में खींची गई थी। तो चाइना कहता है हम इस लाइन को नहीं मानते। ठीक है, चाइना कहता है कि हम इस लाइन को नहीं मानते और चाइना के अकॉर्डिंगली अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर दैट चाइना क्लेम टू बी इट्स ओन टेरिटरी, इट इज द लार्जेस्ट डिस्प्यूटेड एरिया कवरिंग अराउंड 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि काफी बड़ा एरिया होता है। क्लियर है, तो ये जो मैप शो हो रहा है उसमें अरुणाचल प्रदेश जिसपे चाइना क्लेम कर रहा है, साउथ तिब्बत का एरिया अक्षय चिन्ह जिसको ऑक्यूपाइड कर लेते 1962 में, और ताइवान को तो अपना हिस्सा बताता है। हालांकि ताइवान क्लेम करता है कि हम एक इंडिविजुअल आइलैंड है, ऑटोनोमस कंट्री है, बट यहाँ पर चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा है। इसके अलावा ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम 9 डैश लाइन कहते हैं, जो कि साउथ चाइना सी में है और काफी डिस्प्यूटेड एरिया है। इस लाइन पे भी क्लेम किसने किया है? चाइना ने किया है। क्लियर, तो ये नया मैप चाइना लेकर आया है, जिसके कारण काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। पहला न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों ने मिलकर 6th एडिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का लॉन्च किया है। अब बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में, एक बहुत ही प्रसिद्ध पोएट एंड लिरिसिस्ट जिनका नाम है देव कोहली, जिन्होंने कई सारी मूवीज के लिए गाने लिखे हैं। इनका निधन हो गया है मुंबई में। नेक्स्ट बात करते हैं फीफा। तो फीफा ने श्रीलंका की जो फुटबॉल फेडरेशन है उस पर बैन लगाया था जनवरी 2023 में। इनका कहना था कि जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है वो हमारे मतलब जो यहाँ पे फुटबॉल की जो बॉडी है श्रीलंका की उस पर काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कर रही है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट से फीफा ने इस बैन को लिफ्ट कर लिया है, उठा लिया है। तो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीफा हैज लिफ्टेड द बैन ऑन द श्रीलंका फुटबॉल फेडरेशन। इसरो ने कहा है कि हम आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी होगी, जो कि सन मिशन है, सोलर मिशन है, इसको सितंबर 2 में लॉन्च किया जाएगा टू स्टडी द सन। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हमारी कंट्री की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 100 रुपये का कॉइन इशू किया है। किसके लिए? फॉर्मर AP चीफ मिनिस्टर, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर NT राव, ठीक है, जिन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे उड़ीसा के जेवलिन स्टार जिनका नाम है किशोर जैना, ये पहले उड़ीसा स्टेट के प्लेयर बन जाएंगे जो कि वर्ल्ड एथलेटिक फाइनल में जगह बनाएंगे।
ठीक है। तो ओडिशा जेवलिन स्टार किशोर जैना बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द स्टेट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। नेक्स्ट बात करेंगे ओरॉन। ओरॉन बेसिकली एक स्पाई एयरक्राफ्ट है जिसकी टेस्टिंग कर रहा है कौन? इजराइल। ठीक है, तो इजराइल का है ओरॉन स्पेस एयरक्राफ्ट। ठीक है, अंत में बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, धौलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव द टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, और ये राजस्थान का 5th नंबर का टाइगर रिजर्व रहने वाला है। नेक्स्ट है, B20 प्रेसिडेंसी किसे दे दी गई है? आंसर हो जाएगा ब्राजील को दे दी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज होस्टेड इट फर्स्ट कर्नाटका कल्चर फेस्टिवल? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने अभी रिसेंटली 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया, इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी स्पोर्ट्स आर एन एनेबलर टू इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। IDFC बैंक को कितने साल का राइट्स मिले हैं फॉर होम इंटरनेशनल सीरीज ऑफ द BCCI? 3 साल के IDFC बैंक को राइट्स मिले हैं। ऑप्शन सी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 किस कंट्री के द्वारा होस्ट की जा रही है या किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की जा रही है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जो भी सही आंसर लगता है वो आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।